नमस्कार। निर्माण आईएएस में आप सभी का स्वागत है। निर्माण आईएएस के द्वारा जो रोजगार उन्मुखी फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है, उसके बैच के बारे में आज हम लोग एक-एक करके बारीकियां समझेंगे। उस बैच की रूपरेखा क्या है, उस बैच के लिए कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं, क्या उसमें पढ़ाया जाता है और हम लोग उसमें क्या-क्या पढ़ेंगे। सर के माध्यम से आज इन सभी बारीकियों को हम लोग समझेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, ये जो निर्माण आईएएस ग्वालियर में बैच चलाया जा रहा है, रोजगार उन्मुखी फाउंडेशन बैच, जी, इसकी मुख्य पृष्ठभूमि क्या है? देखो नारायण, इसका जो नाम है वो हमने रखा है रोजगारोन्मुखी फाउंडेशन बैच। इसका अर्थ ही ये है कि एक ऐसा बैच यानी एक ऐसी क्लास की रूपरेखा जिसके माध्यम से अगर कोई बच्चा इस बैच को ज्वाइन करता है तो सामान्य रूप से जो भारतीय भूमि पर जो सामान्य एग्ज़ाम्स हैं, है ना, उनकी सभी की भरपाई एक ही बैच से हो जाए। जैसे कि हम लोग मैं अपनी जब भी कोई बच्चा इस बैच के बारे में मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो मैं कुछ लाइन बोलता हूँ कि बेटा ये बैच मैं तुम्हें यूपीएससी का प्रीलिम्स भी तो पटवारी का एग्ज़ाम भी आप इससे कवर कर पाएंगे। और ये बड़ी अति शयोक्तिपूर्ण लाइन मैंने बोली है ना। तो अभी हम लोग इसको जानेंगे कि इसमें कैसे कैसे हम लोग पढ़ाएंगे, है ना। जैसे सर, कभी भी हम कोई बैच स्टार्ट करते हो तो जी उसके पीछे हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, एक जी उद्देश्य होते हैं। हाँ इस बैच को स्टार्ट करने के पीछे हमारे क्या उद्देश्य जी। रहेंगे? सामान्यतः मैंने जो देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं करते हुए यूपीएससी की तैयारी है या एमपीपीएससी में लगे, परंतु इसी बीच एग्ज़ाम आ गया पटवारी का, इसी बीच एग्ज़ाम आ गया सब इंस्पेक्टर का, इसी बीच छोटे छोटे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। तो ऐसे में बच्चा क्या है कि कोई बच्चा जो सामान्य पृष्ठभूमि का होता है, जी। जिनकी आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत ही निम्न या लोअर मिडिल क्लास कह सकते हो, उस परिवार का बच्चा तैयारी करने के लिए आता है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में उसको आवश्यकता है एक नौकरी की भी, है ना, परंतु वो लगा किसमें, सिविल सर्विसेज में। तो इस बैच का जो मुख्य उद्देश्य है कि मैं उसको एक ऐसी चीज़ें दे दूं इस बैच के माध्यम से कि कोई भी और भी एग्ज़ाम आए उसके लिए उसको दूसरी क्लास अलग से कहीं कोचिंग ज्वाइन ना करना पड़े, अलग से समय ना लगाना पड़े, और जितनी गंभीरता से जितनी डिटेल से हम लोग इसको पढ़ाएंगे वो गंभीरता कभी भी कोई अलग से जो वनडे वाली कोचिंग्स होती है, जो सामान्यतः वनडे एग्जाम जैसे बैंक एसएससी रेलवे पढ़ाते हैं, तो उनका जीएस में वो फोकस नहीं करते हैं, है ना, यानी कोई ना कोई वो पक्ष अधूरा छोड़ देते हैं। तो मेरे यहाँ पे जो इस बैच में क्लास होगी उसका पहला उद्देश्य तो ये है कि वो बच्चा जो एक सामान्य परिवेश का है, वो जो हम लोग इसमें जो पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे अगर वो पाठ्यक्रम किसी भी एग्जाम में आए तो 100% उसमें क्षमता ये रहे कि मैं उसको क्रैक कर लूँ, है ना। यानी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उस बच्चे के परिवार की जरूरत है कि वो तैयारी सिविल सेवा के लिए एक लंबे रेस का घोड़ा बनना पड़ता है, परंतु इस रेस में दौड़ने के लिए भी उसको कुछ आवश्यकताएं होती है। वो आवश्यकता है उसकी आर्थिकी। अगर उसको इसी बीच कोई नौकरी लग जाता है तो शायद उसमें एक संबल आ जाए, वो पीएससी की तैयारी कंटिन्यू करता रहे, वो यूपीएससी की तैयारी कंटिन्यू करता रहे। इसी कारण से इस बैच को हमने 2014 से जो हम लोग इसको लॉन्च किया था हमने ग्वालियर में, तो उसी की कंटिन्यूटी में ये बैच हम लोग अभी ग्वालियर में लॉन्च करने जा रहे हैं। फिर उससे जस्ट अगले महीने मई के एंड में या जून में इंदौर में भी इसकी फर्स्ट टाइम हम लोग इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। हाँ, जैसा कि अदर एग्जाम की बात हो ही रही है, तो इस बैच के माध्यम से क्या आप बच्चों को बताएंगे कि कौन कौन से एग्जाम वो दे सकते हैं? जी, इस बैच के माध्यम से अगर मैं पहले तो बात करूँ कि इसमें क्या पढ़ाएंगे हम, है ना जी। इसमें पूरा जीएस में क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये सारी चीज़ें एमपी स्पेशल के हिसाब से भी, और इसके अलावा एमपी स्पेशल में भी एमपी का हिस्ट्री, एमपी का पॉलिटी, एमपी का ज्योग्राफी, एमपी का इकोनॉमिक्स, ट्राइब्स या टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें। और लेवल क्या होगा कि अगर ये सिलेबस जैसे जीएस की मैं पहले बात कर रहा हूँ, ये जीएस जितने भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो और चाहे वो सामान्य वनडे एग्जाम का वन लाइनर एग्जाम वाला कोई भी एग्जाम, चाहे पटवारी का एग्जाम क्यों ना हो, है ना, तो जीएस। अब ये भी अतिशयोक्ति होगी सर कैसे पॉसिबल है कि उसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है, आप कैसे पढ़ा पाएंगे? बिल्कुल। तो मैं उसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा कि जैसे कि फिजिक्स है जी। अब फिजिक्स में हम लोग गति के 3 नियम पढ़ते हैं जी। अब गति के 3 नियम पटवारी में भी 3 नियम ही होंगे और यूपीएससी में भी 3 ही नियम होंगे, अलग तो हो नहीं जाएंगे, है ना। परंतु जब नेचर ऑफ क्वेश्चन आप देखते हैं कि जब आप देखते हैं कि पटवारी वाले एग्जाम में तो वन लाइनर कि गति का तीसरा नियम क्या है, गति का दूसरा नियम क्या है ना, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन होते हैं। परंतु वहीं यूपीएससी क्या कह रहा है कि अगर किसी ने बंदूक से गोली मारी फिर कंधे पे जो झटका लगता है ना, अब इस पूरी प्रक्रिया में कौन सा नियम है ना। मीन्स जब भी मेरे गुरुजी इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा
जब भी इस टॉपिक को पढ़ाएंगे गति के 3 नियम को, तो 100% उसका विश्लेषणात्मक पक्ष पढ़ाएंगे, साथ में 100% उसका फैक्चुअल पक्ष भी पढ़ाएंगे। इस कारण से ये बैच यूपीएससी भी कवर करेगा और एमपीपीएससी भी। और साथ में जो पर डे का असाइनमेंट जैसी चीज आती है, तो उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के क्वेश्चन भी डालते हैं, तो सामान्य वन लाइनर क्वेश्चन भी डालते हैं, ताकि आप दूसरे दिन ये चेक भी कर लें कि जो वाकई में जो बात हो रही है वो ऐसा कुछ दिखता है या नहीं दिखता है। तो ये तो ही जीएस की बात। इसके इतर और क्या पढ़ाएंगे, उसमें मैथ्स होगा, अंकगणित, रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, और जिसको बोलते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग भी, वो भी आपको पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। अगर जब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबस का जब हमारे पास में एक बंच मिल जाता है, कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम के थ्रू, जैसा कि आपका फिर क्वेश्चन था किस कौन कौन से एग्जाम्स तैयार हो जाएंगे, है ना, तो उसमें ये होगा कि अगर मान लीजिए जैसे जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, यही चीज़ है जो मध्य प्रदेश के लगभग सारे एग्जाम्स को कवर करती है। तो ये मेरे मध्य प्रदेश के लगभग एमपीबी के अलावा के द्वारा, यानी व्यापम के जो भी एग्जाम्स है, एमपीपीएससी भी कोई अलग से भी एग्जाम लेती है, वो भी हमारा कवर होंगे। साथ ही बैंक, एसएससी, रेलवेज के एग्जाम, है ना, वो सब एग्जाम्स ही आप इन क्लासेस के पढ़ने के बाद में आप दे पाएंगे। कई बार बच्चे ऐसा, मुझे असिस्टेंट कमांडेंट का देना है, तो आ जाओ भैया प्रीलिम्स में बैठ लो मेरे यहाँ पे, है ना। किसी बच्चों को कहना है कि सर मुझे कोई एग्जाम ऐसा देना है कि जो रेलवे के द्वारा करवाया जाए, मैंने कहा बोलोगे सिलेबस देखो क्या ये टॉपिक हो रहे हैं, मैच कर लो इससे, हो रहे हैं तो फिर आपको आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें इस बैच में होती है। सर जब बात हुई डिफरेंट एग्ज़ाम की, तो कौन से स्टूडेंट हैं जिनको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए? क्या ये बैच 12वीं के बाद ही ज्वाइन कर लेना चाहिए या 10वीं से भी ज्वाइन किया जा सकता है? जी, देखो मेरा ये मानना है कि जिस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, ऐसे में आवश्यकता है कि इस बैच को हम लोग जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लें, है ना, ताकि एक बेस हमारा बनता चला जाए। क्योंकि इस क्लास में जो गुरुजी पढ़ाएंगे वो जीरो से नहीं माइनस से पढ़ाएंगे, वो ये मान के पढ़ाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, वहाँ से तो आपकी क्लास होगी, यानी बिल्कुल बच्चों की तरह बेस से। हाँ, मैं उन बच्चों को जरूर बोलूँगा कि 10वीं के बाद ना आए, है ना। आजकल एक नया देखा है, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, वो भी जैसे कि नीट जेई वगैरह में होता है ना कि भाई 5वीं से चालू, ये गलती ना करें। सिविल सेवा के लिए आ रहे हो या किसी अन्य एग्जाम के लिए आ रहे हो, तो 10वीं के बाद में ना आए, 12वीं के बाद जरूर आ जाए। हाँ, एक समझ विकसित हो जाए। हाँ, थोड़ी सी ना समझ विकसित हो जाती है, मैच्योरिटी का लेवल थोड़ा सा आता है। तो 12वीं के बाद वाले बच्चों को सभी को इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि उससे उसका एक बेस भी बने और वो 3 साल में ग्रेजुएशन के दौरान इसको 2-3 बार रिवीजन भी कर सकता है। हालांकि निर्माण में फैसिलिटी है कि लाइफ टाइम वाली, जब तक आप पास नहीं होते हो इस बैच के लिए, जब तक आप निर्माण के स्टूडेंट होते हो, है ना, तो उससे फ़ायदा क्या भी, हर विषय का मेरा एक मानना ये भी है साथ में कि जब आप 12वीं करके आते हैं, उसके बाद में अगले 3-4 साल में आप कोई भी एग्जाम की तैयारी ना करें। मैंने क्या बोला, एग्जाम की तैयारी ना करें, परंतु विषयों की तैयारी हो जाए कि मेरा हिस्ट्री मजबूत हो गया, मेरा पॉलिटी मजबूत हो गया, मेरा ज्योग्राफी मजबूत हो गया, मेरा मैथ्स मजबूत हो गया, मेरा इंग्लिश मजबूत हो गया, मेरी रीजनिंग मजबूत होगी, मेरी हिंदी मजबूत होगी, है ना। अब ये अगर मैंने मजबूत कर लिया, वो भी वन लाइनर एग्जाम से लेकर के, और यूपीएससी में अगर वो सिलेबस है तो यूपीएससी लेवल का भी क्वेश्चन, यानी हमें किसी एग्जाम की तैयारी ना कर करके हमें सिलेबस की तैयारी कर ले, और वो एक ऐसा सिलेबस जो भारत में जितने भी लगभग एग्जाम है उनके सबके सिलेबस को कवर करता है सामान्य रूप से, बेसिक रूप। हाँ, और ये बैच वही है जी, फाउंडेशन बैच। हाँ जी, इसका नाम इसलिए रखा है रोजगारोन्मुखी फाउंडेशन बैच जी, नाम में ही सार्थकता है। नाम में ही सार्थकता है। सर तो जैसा कि देख रहे हैं कि आजकल एक प्रचलन बढ़ गया है, कार्यकाल को लेकर काफ़ी देखा जाता है, तो इस बैच में को हम कब तक चलाएंगे, मतलब इस बैच का जो ड्यूरेशन होगा वो कब तक होगा? सामान्यतः 12 से 14 महीने। अरे से क्योंकि भाई इतने सारे विषय तो पढ़ाना पड़ेगा, 3 से 4 घंटे पर डे क्लास होती है, बस एक संडे को छुट्टी मिलती है मेरे यहाँ पर, है ना, बाकी 6 दिन आपकी क्लास होगी जो मिनिमम 3 आवर्स की होगी, ठीक है। और इसमें फैसिलिटी जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो छात्रों के लिए फैसिलिटी, अब मान लीजिए जो बच्चा है फर्स्ट ईयर में है, पेपर के उसके यूनिवर्सिटी के पेपर आ गए, तो वो हो सकता है 1 महीने का ड्रॉप ले ले बीच में, है ना। तो ये बैच हमने इसी कारण से लाइफ टाइम किया हुआ है कि जो चीज़ छूट गई अगले बैच के साइक्लिक प्रोसेस में कंप्लीट कर ले, नहीं तो फिर अगले बैच में कर ले, क्योंकि ये लाइफ टाइम, जब तक वो किसी नौकरी में नहीं लग सकता है तब तक मेरा निर्माण का छात्र हो। तो इसी कारण से इसमें एक तो मेन एक ऑफिशियली तौर पर सिलेबस के अनुसार तो 12 से 14 महीने, और वैसे लाइफ टाइम रिवीजन करने की पूर्णतः निःशुल्क सुविधा होती है, सेम बैच में कर सकता है वो जी। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद बच्चे के पास और क्या विकल्प होंगे आपके अनुसार? हाँ, मैं ये बोलूँगा इस बैच को करने के बाद में, जैसा कि मैंने 2-3 बार शायद रिपीट भी कर दिया है, कि वो सारे एग्ज़ाम जो इन सभी सिलेबस को कवर करते हो, वो सब एग्ज़ाम दे सकता है, और वो किसी भी लेवल का हो भारत के अंदर। जैसे वो एग्ज़ाम दे सकता है पटवारी का,
जी। वो एग्ज़ाम दे सकता है आपके यूपीएससी का प्रीलिम्स, वो एग्ज़ाम दे सकता है एमपीपीएससी का प्रीलिम्स, वो एग्ज़ाम दे सकता है व्यापम के अन्य एग्ज़ाम्स व्यापम के। जिसमें सामान्य रूप से ये सिलेबस आता हो, जीएस आता हो, मैथ्स आता हो, रीजनिंग आता हो, हिंदी आता हो, वो सब चीज़ें। इसके इतर भारत सरकार का एसएससी द्वारा कुछ रेलवेज के द्वारा एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हो जिसमें मैथ्स, एनटीपीसी रीजनिंग, के। एनटीपीसी जैसे एग्ज़ाम्स जी। होते हैं ना, तो उसके लिए आपकी एक जो ताकत होती है रीढ़ की हड्डी, वो बैच है। ये आपकी जो बैकबोन बनाती है पूरे एग्ज़ाम्स के लिए। और अभी तो चलो हम लोग कुछ टारगेटेड बैच बनाने स्टार्ट कर दिए, पहले हम लोग नहीं बनाते थे। पहले अगर मैं बोलूँ कि कोरोना से पहले ये बैच की हमारी सार्थकता क्या होती थी, जो 17 के अंदर एसआई वाला जो रिजल्ट आया था, या उस टाइम पे पटवारी वाला, या टीचर्स के जब रिजल्ट आते हैं, तो भर-भर के हमारे पास में बच्चे मिठाइयाँ लेके आते हैं कि सर जी। मैं पास हो गई इस पद पे, मैं पास हो गया इस पद पे। जैसे कि आजकल वो नेट वाला एक सीज़न चला हुआ है जी, कि जी। मेरे यहाँ क्लास की हुई है, हिस्ट्री के लिए अलग से कुछ पढ़ना नहीं है, 1 किताब या 2 किताब मैं बता रहा हूँ और बच्चा नेट क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने इतिहास को गंभीरता से उस फाउंडेशन बैच में पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा पॉपुलर बैच भी रहता है हमारा। यही मेरा सर अगला प्रश्न होने वाला था कि जैसा कि आपने बताया वर्ष 2014 से ये बैच लगातार जी। चल रहा है। तो सर इसकी उपलब्धियां कुछ रही हैं? बहुत सारी रही मैं है। जानना चाहूँगा मैं सर। ये बोलता हूँ इस बैच के लिए तो कि कई बार कुछ ये होता था, कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि वहाँ से ये फाउंडेशन बैच करके आए और उसके बाद में इंदौर में भी चला आए, चलो मेंस की तैयारी में इंदौर चल लेते। फिर वो यहाँ पे आके पढ़ता है किसी संस्थान में, पर यहाँ के गुरुजी पसंद नहीं आते हैं क्योंकि इतनी गंभीरता से वो पढ़ के आ गए, तो मेंस भी उसका कवर हो जा रहा है उसमें। तो फिर वो व्यक्तिगत रूप से फिर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है वो कि मैं पचा लूँगा। यानी उस लेवल की चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती है, जीरो से लेकर के अपर लेवल तक, है ना? एक तो ये चीज़। दूसरा कि इसमें सीधी सी बात है, हम इसमें कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं सिलेबस का, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ नहीं छोड़, तो बिल्कुल बेसिक से। बच्चा तो फिर सब कुछ तैयारी हो जाएगा ना उसका। सीधी सी बात ये है। तो इस बैच के बाद सर स्टूडेंट अगर आपसे जानना चाहे तो वो ये जानना चाहेगा कि जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर वो देना चाहता है तो ये बैच ज्वाइन करने के बाद उसको यूपीएससी में क्या फ़ायदा मिलेगा? यूपीएससी में पूरा उसका इतिहास का बेस बन गया, उसका जी। पॉलिटी का बेस बन गया, उसका ज्योग्राफी का बेस बन गया, उसका एनवायरनमेंट का बेस बन गया, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस बन गया, उसका मैथ्स का बेस बन गया, उसका इंग्लिश नहीं, अब इंग्लिश हमारे क्षेत्र की वीक होती है मध्य प्रदेश में, जी है बिल्कुल। ना? तो इंग्लिश सीख ली उसने, तो क्या बचा रह गया? बस मतलब उसको ये है कि उस एग्ज़ाम्स के, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, बस करंट अफेयर पे थोड़ा और एक्स्ट्रा फोकस करना है और एग्ज़ाम की दुनिया में आ सकता है वो। मतलब एक तीर से कई निशाने निशाने इस बैच के माध्यम से जी। साझेदार है। तो आप सभी ने इस बैच की सारी बारीकियां संजय सर के माध्यम से समझी एक एक करके। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट साक्षात्कार की सीरीज में सर के साथ एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।